नमस्कार साथियों, वेलकम टू कानून की पाठशाला। मेरा नाम अभिषेक शर्मा है और मैं राजस्थान हाईकोर्ट में एक एडवोकेट हूं। आज हम लोग ये जो प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये प्रोग्राम किन के लिए है। यदि आप एलएलबी कर रहे हैं, एलएलबी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप 3 इयर्स एलएलबी कर रहे हैं या आप 5 इयर्स एलएलबी कर रहे हैं, या फिर आप एलएलबी कर चुके हैं और एक नए एडवोकेट हैं और अब कोर्ट में आपको प्रैक्टिस शुरू करनी है, लेकिन ये नहीं पता है कि प्रोसीजर क्या है, या फिर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो इनमें से आप कुछ भी कर रहे हो, आप लोगों का उद्देश्य अलग अलग हो सकता है, लेकिन रास्ता आप सभी का एक ही तरफ से जाता है, क्योंकि फाइनली सबको पहुंचना कोर्ट में ही है। आप सबको पता होना चाहिए कि जुडिशरी सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, एक मजिस्ट्रेट किस तरीके से काम करता है, कोर्ट में एक वकील किस तरीके से काम करता है, जुडिशरी स्टाफ कोर्ट में किस तरीके से काम करता है, पूरी प्रक्रिया क्या रहती है। और मैं आपको फिर से एक बात दोहराना चाहता हूं, मैंने मेरे पिछले वीडियोस में भी ये बात कही थी कि ऐसे हमारे साथी जो एलएलबी कर रहे हैं वो खास तौर से सुने कि जब आप एलएलबी कर रहे होते हैं, चाहे आप 3 साल की एलएलबी कर रहे हैं या 5 इयर्स कर रहे हैं, जब कभी भी आप अपना एलएलबी कंप्लीट करके कोर्ट में कदम रखते हैं, तो आप वहां जाकर के देखते हैं कि बिल्कुल सब कुछ नया सा आपको दिखाई देता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने अपने जो एलएलबी के टाइम पे बुक्स पढ़ी हैं वो सब बेकार थी, उन सबका यूज हमारे कोर्ट सिस्टम में होता है, लेकिन एक्चुअल में उनका यूज हमें धरातल पे कैसे करना है ये आना चाहिए। क्योंकि जब आप कोर्ट में जाते हैं अपना एलएलबी कंप्लीट करने के बाद, तो आप ये पाते हैं कि हमारे बुक्स में, क्योंकि हमने बहुत कुछ पढ़ा होता है, हमने सिविल लॉ भी पढ़ा हुआ है, हमने क्रिमिनल लॉ भी पढ़ा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है, बहुत डिफरेंट तरीके के हमने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। लेकिन जब हम कोर्ट में जा रहे हैं, तो आप में से हो सकता है कि कोई ऐसा रहेगा जो किसी सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करेगा, हो सकता है कि कोई किसी क्रिमिनल कोर्ट में प्रैक्टिस करने जा रहा है, कोई ऐसे केसेस में प्रैक्टिस कर रहा है जो कुछ सिविल का पार्ट होते हैं, कुछ क्रिमिनल का पार्ट होते हैं, जैसे फैमिली कोर्ट से रिलेटेड मामले होते हैं, डाइवोर्स के मामले हैं, मेंटेनेंस के मामले हो गए हैं। तो जब आप कोर्ट में जाते हैं, अपीयर होते हैं, तो आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि हम इस कोर्ट के प्रोसेस को समझे कैसे, इस प्रक्रिया को कैसे समझे। तो बहुत सी बार तो क्या होता है कि आपको किस्मत से एक बहुत अच्छे सीनियर मिलते हैं, वो आपकी काफी मदद करते हैं और आपके लिए रास्तों को, कठिन रास्ते को बहुत आसान बना देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है साथियों कि आपके सीनियर तो अच्छे हैं, लेकिन वर्कलोड इतना ज्यादा है कि आपको वो चाहते हुए भी प्रॉपर वे में सिखा नहीं पाते, और कोर्ट में ये सब कुछ समझने में आपको कई साल लग जाते हैं। हो सकता है आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल लग जाए। तो मैं कतई ये नहीं चाहता हूं कि ऐसे हमारे साथी जो एलएलबी में पहले ही अपने 3 साल या 5 साल दे रहे हैं, उसके बाद फिर से अपने 2 साल या 3 साल कोर्ट की प्रक्रिया को समझने में लगा दें। या हमारे ऐसे साथी जो जुडिशरी सिस्टम की तैयारी कर रहे हैं, यही सेम हालात उनके रहते हैं कि जब वो ये सब कुछ अपने जुडिशरी सर्विस के लिए भी उनको ये सब कुछ सीखना होता है कि कोर्ट की प्रक्रिया क्या होती है। तो जब आप लॉ करने के बाद ये सब सीख रहे हो, आप सब लोग इतना टाइम लगा रहे हो उसमें, उससे बेहतर है कि आने वाले 6 महीने के अंदर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस प्रोग्राम के तहत आप सभी को बता पाऊं कि एक्चुअल में हमें कोर्ट में काम कैसे करना होता है। जो किताबें आपने पढ़ी थी, अब उनका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। बहुत से हमारे नए साथी ऐसे हैं जो अब कोर्ट जाने लगे होंगे अपनी एलएलबी कंप्लीट करके, लेकिन जब उनके पास कोई नया क्लाइंट आता होगा तो वो इस दुविधा में रहते हैं कि मैं केस लूं या ना लूं, अगर ले लूंगा तो मैं कैसे इसको फाइट करूंगा, किसके साथ फाइट करूंगा। तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम वो सारी चीजें करेंगे कि हम लोग किस तरह के केस को किस तरह के कोर्ट में लगाएंगे, क्या प्रोसीजर है केस को लगाने का, पिटीशन कोर्ट में दायर करने से लेकर के किसी केस के डिसीजन आ जाने तक क्या क्या कोर्ट में होता है, क्या क्या परेशानियां हमको देखनी पड़ती है, क्या सही प्रोसेस है, किस सही प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे, क्या हमें नहीं करना चाहिए, किसी पिटीशन को कैसे लगाते हैं, पिटीशन लिखते कैसे हैं, क्या ध्यान रखना होता है, क्या नहीं रखना होता है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, क्योंकि यहां पर आपकी की गई एक छोटी सी गलती आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। तो इस सब चीजों के लिए आपको सिर्फ करना यही है कि इन सभी वीडियोस को जो हम डालने वाले हैं ना, इन सबको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सुनना है, अच्छे से समझना है। मैं आपसे एक बात फिर कहूंगा कि हमारे इस प्रोग्राम में, क्योंकि सब तरह के अलग अलग लोग मौजूद हैं, कोई एलएलबी फर्स्ट ईयर ही कर रहा है,
कोई 5 इयर्स एलएलबी के अंदर पता नहीं कौन सा सेमेस्टर कर रहा है, बिल्कुल फाइनल तक पहुंच चुका है। किसी की एलएलबी खत्म हो चुकी है, वो एडवोकेसी कर रहा है। किसी को वकालत करते 6 महीने हो गए हैं। तो सबके लिए ये आने वाली क्लासेस एक जैसी नहीं होंगी। किसी को लगेगा, और वो लोगों के क्वेश्चंस भी आएंगे कि आपने जो बताया आज क्लास में ये तो सब कुछ मुझे पहले से पता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैं इस पूरे प्रोग्राम को बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा। उसका रीजन भी है कि हमारे साथ में ऐसे भी साथी हैं जिन्होंने अभी एलएलबी करना शुरू ही किया है, तो उनका भी ध्यान रखना होगा। तो आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना होगा कि कुछ वीडियोस तक, अगर आपको लग रहा है कि ये सब कुछ मुझे आता है, तो कुछ वीडियोस तक आप वेट करें, अटेंटिवली वीडियोस को देखें, क्योंकि आपसे रिलेटेड वीडियोस भी कुछ टाइम में आने वाले होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सभी वीडियोस को देखना है, अच्छे से समझना है। क्योंकि साथियों देखिए क्या होता है कि बहुत से हमारे ऐसे अधिवक्ता साथी होते हैं या एलएलबी कर रहे हुए स्टूडेंट्स होते हैं जिनके फैमिली बैकग्राउंड में कोई मैजिस्ट्रेट होता है, कोई एडवोकेट पहले से होता है, या जुडिशरी सिस्टम में कोई ना कोई उनकी फैमिली से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है। तो उन लोगों को पहले से ही गाइडेंस वहां से मिलती रहती है। वो लोग उनको देखते देखते ही काफी कुछ सीख जाते हैं। तो गाइडेंस सबसे बड़ी चीज है। लेकिन बहुत से हमारे साथी ऐसे हैं जिनकी फैमिली बैकग्राउंड में कोई जुडिशरी सिस्टम से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है, और उनके पास काबिलियत है, लेकिन कमी सिर्फ एक ही चीज की है, वो है गाइडेंस की। तो आप लोग बेफिक्र रहें, ये पूरा प्रोग्राम आप ही लोगों के लिए है। बस थोड़ा सा सब्र रखें, थोड़े पेशेंस आपको रखने पड़ेंगे, और सभी वीडियोस को ध्यान से अच्छे से देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। आप लोगों के जो भी कोई क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका रिप्लाई आपको कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द दे पाऊं। अब क्योंकि आज का हमारा जो वीडियो था ये तो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि क्लासेस किस तरह से होगी। कि क्लासेस के लिए साथियों मैं आपको वीक में 2 या 3 वीडियोस बना करके यहाँ पोस्ट करूंगा। तो आपको करना क्या है कि चैनल को अभी पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत, ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस, सभी क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलती रहे। हर वीडियो पे आप ऊपर देखेंगे तो आपको वॉल्यूम 1, 2, 3 हर वीडियो पे लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब यही है कि स्टेप बाय स्टेप वीडियोस आप समझ पाए, कोई भी वीडियो छूटे नहीं। तो आज क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है, तो हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब भी हम इस लॉ के बारे में जानना चाह रहे हैं तो ये जानेंगे कि हमारे यहाँ देश में जो कानून चल रहा है वो जिन न्यायालयों के द्वारा चल रहा है, उन न्यायालयों के प्रकार कितने हैं। तो सबसे पहले जानते हैं साथियों कि हमारे देश में कितने न्यायालय हैं मोटे तौर पे जिनमें हमें काम करना होता है। तो सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय से तो आप सभी वाकिफ हैं बहुत अच्छे से। देश का सबसे बड़ा जो न्यायालय है, देश का जो शीर्ष न्यायालय कहलाता है, वो होता है हमारा उच्चतम न्यायालय। इसके बाद हमारा आता है उच्च न्यायालय, जिसे हम कहते हैं हाई कोर्ट। इसके बाद आता है जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय, और इसके बाद कुछ कोर्ट ऐसे बनाए होते हैं जो केसेस को बहुत हमारे लिए सरल और सुविधाजनक तरीके से सॉल्व किए जा सके। जैसे इनके लिए बनाए जाते हैं कुछ ट्रिब्यूनल कोर्ट्स, कुछ फास्ट ट्रैक कोर्ट और लोक अदालतें। तो आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि प्रत्येक कोर्ट की क्या अहमियत है। सबसे पहले आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ इतना ही बता रहा हूं कि हमारे वो महत्वपूर्ण कोर्ट जिनको जानना आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। उनमें सबसे ऊपर की श्रेणी में जो है वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि 2 स्टेट्स के बीच में यदि कोई विवाद है, मौलिक अधिकारों के संबंध में यदि कोई विवाद, कोई प्रश्न है, संविधान से संबंधित प्रश्न कोई है, उससे रिलेटेड कोई मामला है, पीआईएल से रिलेटेड जो मामले होते हैं, उनकी सुनवाई करता है भारत का उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। और इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 में। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो फाइनल डिसीजन होता है। ये एक बेसिक सी नॉलेज है और मैं जानता हूं कि आप सभी को पता होंगी, लेकिन मैंने कहा है कि मैं क्लासेस को बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा, तो आपके लिए ये जान लेना भी जरूरी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के नीचे अगर हम आते हैं तो उसके नीचे आते हैं हमारे हाई कोर्ट्स, उच्च न्यायालय।
तो जो भी हमारे उच्च न्यायालय हैं वो किस तरह से होते हैं दोस्तों, कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ये संविधान ने व्यवस्था करी हुई है। कई बार क्या होता है कि दो राज्य मिलकर के भी एक उच्च न्यायालय की स्थापना करते हैं। और उच्च न्यायालय का काम क्या होता है, उच्च न्यायालय के काम आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि उच्च न्यायालय के नीचे जितने भी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उन सबके अपील के मामले कहाँ जाते हैं, आपके उच्च न्यायालय में जाते हैं। स्टेट से रिलेटेड जो PILs है वो कहाँ जा रही है, हमारे उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट में जा रही हैं। सभी राज्यों में, चाहे राजस्थान हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, केरला हो, मैंने आपको कहा कि एक राज्य, हर प्रत्येक राज्य में संविधान ने एक उच्च न्यायालय की स्थापना करी हुई है। तो ये हो गया साहब हमारा उच्च न्यायालय। अब उच्च न्यायालय के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कोर्ट आपके सामने आता है जिसमें आप सभी को काम करना है और सबसे ज्यादा जो वर्किंग होती है वो इन्हीं कोर्ट्स में होती है और उन्हें हम क्या कहते हैं, जिला और अधीनस्थ न्यायालय, या फिर इसे कह देते हैं जिला एवं सेशन न्यायालय, सत्र न्यायालय जिसे हम कहते हैं। अब जैसे कि नाम में ही आप लोग समझ जाएंगे कि जिला एवं सेशन न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला और अधीनस्थ न्यायालय, यानी कि प्रत्येक जिले में, हर जिले में इन न्यायालयों की स्थापना करी गई है। और देश में जिला स्तर पर न्याय देने के लिए जिला और अधीनस्थ न्यायालय जो बनाए गए हैं, इनमें सभी जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, जिला जज होते हैं, वो सिविल और आपराधिक दोनों मामलों की सुनवाई इन्हीं कोर्ट्स में चलती है। तो यानी कि समझ लीजिए कि आपकी, अगर आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं या आपको लॉ समझना है तो सबसे ज्यादा जितने भी मामले होंगे आपको इन्हीं कोर्ट्स के अंदर दिखाई देंगे। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसे कोर्ट्स जो सुविधा के लिए बनाए गए कि कानून को थोड़ा सरलतम रूप दे दिया जा सके। उनमें से होते हैं, देखिए, एक ट्रिब्यूनल कोर्ट। अब ट्रिब्यूनल कोर्ट्स क्या होते हैं, सामान्य तौर पर ट्रिब्यूनल एक व्यक्ति या संस्था को कहा जाता है जिसके पास न्यायिक काम करने का अधिकार होता है। तो वो कुछ स्पेशल डिविजन्स जो ये बने हुए होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर केसेस को लेकर के काम करते हैं। इसके बाद आपने नाम सुना होगा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो हैं, आप न्यूज़पेपर में भी काफी पढ़ते रहेंगे कि फलाना मामला जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट सुनवाई कर रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को बनाने की गवर्नमेंट ने अभी कोशिश करी है कि ज्यादा से ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हमारे स्टेट में होंगे। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का उद्देश्य है साथियों कि महिलाओं और बच्चों के साथ ज्यादातर जो यौन अपराध होते हैं उनकी सुनवाई बहुत तेजी से हो, और भी जो सेंसिटिव मामले होते हैं इनके अलावा उनको भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्देश्य यही होता है कि मामले की सुनवाई तेज हो, मामला ज्यादा पेंडेंसी में ना डला रहे। तो आज मैंने आपको बहुत शॉर्ट में सिर्फ कुछ ऐसे न्यायालयों के नाम बताए हैं जिनमें आगे चल करके हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, उनमें किस तरह से काम होता है, उनकी प्रक्रिया क्या होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है इसलिए इसे बहुत लंबा नहीं बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम लोग जिस कोर्ट में काम करेंगे सबसे ज्यादा, सबसे पहले मैं उसी कोर्ट को लेकर के चलूंगा। किस तरह से हमें फाइल सबमिट करनी होती है, वो कोर्ट काम कैसे करते हैं, उस कोर्ट के मजिस्ट्रेट को क्या कहते हैं, उस कोर्ट के जज को क्या कहते हैं, उसके पास क्या शक्तियां होती है, कितने समय तक की वो सजा कर सकता है, किन मामलों को सुन सकता है, किन मामलों को वो नहीं सुन सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप अगले वीडियो में आप कुछ नया जानेंगे। तो आप वेट कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको, कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपके सामने नया वीडियो ला सकूं। थैंक यू सो मच।